हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में 2011 एंड 2012 के पेपर्स में देखे हैं पैटर्न्स। कौन से पैटर्न्स? वो वाले पैटर्न्स जो किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन को रॉन्ग कैसे फ्रेम करता है। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन को रॉन्ग कैसे फ्रेम करता है तो हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो 2011 एंड 12 का कर लिया है हमने, और इस वीडियो में हम देखेंगे 2013 के पेपर में पैटर्न्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कुछ फीचर्स दे रखे हैं, कुछ रीजन्स दे रखे हैं। एबेसियन प्लेट्यू अरेबिया में है, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गिनी हाईलैंड्स साउथ वेस्ट अफ्रीका, ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमें यह सीखना है कि आपको PYQ एनालिसिस कैसे करनी है। इसका कुछ भी आंसर हो, आपको ये सब पता होना चाहिए कि एबेसियन प्लेट्यू कहाँ पर है, एटलस माउंटेन्स को आपको मैप करना है, उसके बाद गिनी हाईलैंड्स भी देखना है कहाँ पर है, ओकावांगो बेसिन देखना है, ओकावांगो रिवर के बारे में पता होना चाहिए आपको, कहाँ ड्रेन करती है, अटलांटिक में जाती है, इंडियन ओशन में जाती है। उसके बाद आपको अरेबियन के बारे में पता होना चाहिए, अरेबियन डेजर्ट के बारे में। उसके बाद आपको पेटागोनिया पता होना चाहिए, इसके डेजर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा करके आपको रिसर्च करनी है किसी PYQ के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पैटर्न यूज़ किया है। तो उसने एक पैटर्न यूज़ किया है जो मैं बार बार बोलता हूँ, उसका नाम है कन्फ्यूजिंग वाला पैटर्न। तो इसमें क्या करेगा एग्जामिनर, दो एक जैसे स्टेटमेंट देगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। एटलस माउंटेन दिया उसने नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गिनी हाईलैंड्स दिया उसने साउथ वेस्ट अफ्रीका। अब ये दोनों एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट दोनों ही अफ्रीका की बात कर रहा है, और बस एक बात कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की, एक बात कर रहा है साउथ वेस्ट की। तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। हमें आंसर तक नहीं पहुंचना है, हमें बस ये देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पैटर्न यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, आंसर्स तो आप पहुँच ही जाओगे, आपको याद भी होगा इसका आंसर। बस ये ध्यान में रखें कि एग्जामिनर क्या पैटर्न यूज़ कर रहा है किसी क्वेश्चन को गलत फ्रेम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, द केव्स ऑफ बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स। बराबर केव्स जो हैं वो ओरिजिनली क्रिएट की गई थी विकास के लिए बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इसने यूज़ किया है वर्ड ओल्डेस्ट। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब भी UPSC सुपरलेटिव्स यूज़ करेगा, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ओल्डेस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ऐसा करके जिसमें सुपरलेटिव्स आते हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट वगैरह जैसे, तो वहाँ पर एग्जामिनर गलत कर सकता है उस स्टेटमेंट को। बस ये पता होना चाहिए आपको, जब भी सुपरलेटिव्स आ जाए तो वहाँ पर आपको कॉशियस हो जाना है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनर सुपरलेटिव्स यूज़ करके किसी भी स्टेटमेंट को आपसे गलत करवा सकता है। नेक्स्ट देखो, देवर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ओरिजिनली आ जाए वर्ड, ठीक है, जब भी ओरिजिनली आ जाए या किसी का ओरिजिनेटर पूछ ले या किसी का फाउंडर पूछ ले, तो वहाँ पर भी एग्जामिनर स्टेटमेंट गलत करवा सकता है। ठीक है, अब गलत हो ना हो, लेकिन ये पैटर्न है, गलत करवा ही सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ आपसे दो चीज़ पता चली कि सुपरलेटिव्स आ जाए या किसी का फाउंडर ओरिजिनेटर आ जाए तो वहाँ पर गलत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी मेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन लोकसभा ओनली। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न आया? ओनली वाला पैटर्न। ओनली कि लोकसभा में ही होगा। तो जब भी ओनली आता है, ओनली वाला तो सबको पता है कि अगर ओनली आ जाए या एनी आ जाए या ऑल आ जाए तो वहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो सकती है। और ये वाला देखो, इफ सच अ अमेंडमेंट सीक्स टू मेक द चेंजेस इन फेडरल कैरेक्टर, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल मतलब 100%। तो जब भी UPSC ऑल लिख दे तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऑल वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड। अब देखो, कोई जल्दी जल्दी में से पढ़ेगा ना तो ऑल भूल जाएगा, यहाँ देखना, बस फ्लो में पढ़ देगा तो वो गलत हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक वर्ड। तो यहाँ ऑल है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली है, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। हुआन सांग के बारे में पूछ रहा है कि जब वो आया तो इंडिया में क्या था। द रोड्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फ्रॉम ऑफेंसेज, ये सब चीज़ें दी जाती थी। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। अब इसमें देखो, इट वर कम्प्लीटली इम्यून। तो जब भी UPSC एकदम आपको स्पेसिफाई कर देगा कि 100% चीज़ हो रही है तो वहाँ पर एग्जामिनर स्टेटमेंट गलत करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% कभी भी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ चांसेस होते हैं, क्योंकि डिटॉल भी 99.99% जम्स मारता है। ठीक है, 0.01 वो भी छोड़ देता है। तो इसीलिए कभी भी कम्प्लीटली कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी वो कम्प्लीटली लिख दे तो समझ जाओ कि वो स्टेटमेंट गलत होगी। अगर ये कम्प्लीटली ना होता, देवर इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तब हाँ ये मान सकते थे, लेकिन जैसे उसने कम्प्लीटली लिख दिया तो स्टेटमेंट उसने करा दी गलत। तो फ्यूचर में मान लो 2025 में कोई क्वेश्चन आए जहाँ पर वो लिख दे कि समथिंग समथिंग इज़ कम्प्लीटली दिस,
ठीक है, वहाँ पर यूज़ करें कम्प्लीटली। तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि हमने पहले एक PYQ करा है जिसमें जब वो बात करता है किसी चीज़ के कंप्लीट होने की तो वो गलत होता है। नेक्स्ट, सम बुद्धिस्ट रॉ, इसमें चैत्याज और विहार के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। अब आपको ए और बी देखना है। देखो, विहार इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्या इज़ अ ड्वेलिंग, चैत्या इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार इज़ ड्वेलिंग। तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपको कि बताओ आपको दोनों। हाँ भाई, तभी तो उसने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है कि अगर आपको विहारा और चैत्या पता भी हो और अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ लें तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट में नहीं दिया उसने ऐसा, लेकिन उसने फर्स्ट और सेकंड में दिया ऐसा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत मार्क करें। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या कराता है आपको, कंफ्यूज। और ये वाला पैटर्न भाई हर साल रिपीट होता है बहुत ज़्यादा तरीके से, कंफ्यूज वाला पैटर्न। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से क्या है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सी और डी मत मार्क करो, इनमें से एक मार्क कर दो। ठीक है, तुक्का ही होगा लेकिन भाई होगा तो सही, 50% चांसेस तो हैं सही होने के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। अब ये देखो फिर से सी और डी, सेंट्रल बैंक फॉलोइंग इजी मॉनेटरी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी। दोनों ही क्या है, ऑपोजिट हैं, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, और जब भी ऑपोजिट्स होंगे तो एग्जामिनर क्या चाहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं फिर से कि इजी होगी या टाइट होगी। एग्जाम में जाके हम वैसे भी भूल जाते हैं चीज़ें, इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनमें से तो नहीं होगा। इनमें से अगर आप भूल भी जाएँ तो आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जामिनर कैसे गलत करवा रहा है आपसे स्टेटमेंट, एकदम कंफ्यूजिंग पैटर्न बना के, एक जैसे स्टेटमेंट दे के। ठीक है, ऑपोजिट स्टेटमेंट दे के। नेक्स्ट देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। अब देखो फिर से, NO2O3 एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, CO2O2 एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन प्रेजेंस सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये दोनों फिर क्या है, नियरली सेम स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हैं बस। तो फिर एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि आपको फिर से कंफ्यूज करे और आप गलत मार्क करें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस में ये कन्फ्यूजन वाला पैटर्न्स अप्लाई होता है। ठीक है, आप अक्रॉस द ईयर्स ला के देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2013 में ही लग रहा है, ये 2024 में भी लगेगा। ठीक है, जहाँ पर एक जैसे स्टेटमेंट देते हैं ये। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से ये एक आंसर है, ये आप मार्क ना करें। मैं आपको यहाँ आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ कि एग्जामिनर स्टेटमेंट्स कैसे गलत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं PSC के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स, स्क्रूटिनाइज दिस, एग्जामिन्स दिस। तो देखो यहाँ पर जब उसने डेटा दे दिया तो UPSC जब भी डेटा देगा तो मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग ही डेटा देगा। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे स्टेटमेंट गलत करा सकता है, डेटा दे के। वो डेटा डालेगा क्वेश्चन में और आप गलत मार्क कर देंगे उसको। ठीक है, कि 25 होते होंगे लेकिन नहीं होते हैं भाई। ठीक है, 25 होते हैं, 21 होते हैं, जितने भी होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ हैं। अब देखो A और C में, वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट्स, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स। बस उसने एटमॉस्फेरिक लिख दिया यहाँ पर, यहाँ ओशनिक लिख दिया। तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, फिर से आप कंफ्यूज हो जाएं। आप फर्स्ट देखें, मार्क कर दें कि वार्म एंड कोल्ड तो कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर इसका क्या होगा, C होगा ना, ओशनिक करंट्स मीट होते हैं। तो वही यहाँ पर भी क्या करा रहा है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको B और D में से तो मारना नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा तो इनमें से ही आपको चूज़ करना है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, with reference to history of philosophical thought in India, consider the following according to Sankhya school. Sankhya does not accept theory of rebirth and transmigration of soul. Sankhya holds that it is the self-knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent. अब मैंने आपको बताया था कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, देखो ये फिलॉसफी है ना कोई, और इस फिलॉसफी के बारे में अगर UPSC कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इसकी खामियां कभी भी नहीं निकालेगा। ठीक है, इसके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलेगा। अपनी खामियां निकालता है क्या कोई, कोई नहीं निकालता है। तो वैसे UPSC जो है वो इंडिया के लिए कंडक्ट कराता है ना, तो इंडिया की खामी थोड़ा निकालेगा वो। ठीक है, वो भी इंडिया की फ़िलॉसफी की। तो इसीलिए जब भी वो नेगेटिव टोन स्टेटमेंट डाल देता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चीज़ के बीच में, तो वो हो जाती है जनरली गलत। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव टोन कुछ नहीं होना चाहिए। सांख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ बर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव टोन आ जाए तो आपको कॉशियस हो जाना है कि एग्जामिनर जो है यहाँ कुड नॉट हो जाए, कैन नॉट हो जाए, ऐसा करके नेगेटिव कर दे वो स्टेटमेंट को, या डू नॉट कर दे, तो आपको ध्यान हो जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ एग्जामिनर गलत कर सकता है स्टेटमेंट, करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे गलत फ्रेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एक कर्जदार है और एक कर्ज लेने वाला है, तो ये एक साथ तो हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि आप फिर से ही कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, और कंफ्यूज करके आप गलत मार्क कर दें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो पॉसिबल होती ही नहीं है।
ठीक है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती है। जैसे हमने 2011 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही थी कि यह रिन्यूएबल है और दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं हो सकती है। वैसे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकती है कि डेटर्स भी बेनिफिट करे और बॉन्ड होल्डर्स भी बेनिफिट करें। तो इसलिए क्या है, आपको इन दोनों में से पता होना चाहिए कि दोनों तो सही नहीं होंगे। ठीक है, और दोनों गलत भी नहीं होंगे, ऐसा भी है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट या सेकंड में से सही मार्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी बेसन के बारे में पूछ रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल लीग, फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी और वंस द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो देखो, फिर मैंने आपको बताया था, कोई ओरिजिनेटर की बात करें, ठीक है, कोई फाउंडर की बात करें, या ओरिजिनेटर या ओरिजिन की बुद्धा जो स्टूपाज हैं वो बुद्धिस्ट ओरिजिन है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। यूपीएससी हमेशा इसको गलत करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फाउंडर आ जाए तो वो मोस्टली जो है वो गलत होगा। एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को ऐसे गलत करवा सकता है तो वो फाउंडर दे देगा किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज। अब देखो फिर से बी और सी। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। दोनों ही रूट हेयर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और दोनों ही क्या है, कन्फ्यूज करने के लिए बनाई गई स्टेटमेंट कि आपको इन दोनों में से ही मार्क करना है और आप गलत मार्क कर दें। 50% चांसेस है ना कि गलत हो जाएगा ये। एग्जामिनर चाह रहा है कि वो आप 50% को 100% कर दो, गलती मार्क कर दो। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से नहीं होगा। और एग्जामिनर एक जैसी स्टेटमेंट फ्रेम करके आपको कन्फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2013 के ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हमने पैटर्न्स ढूंढे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फिर 2013 का पेपर लेना है, अपने हिसाब से पैटर्न्स ढूंढना है। ये तो मैंने ढूंढना है, आपने थोड़ा ढूंढना है, ये आपको पैटर्न ढूंढना है। और पैटर्न ढूंढ के अपनी किसी नोटबुक में आपको ये सब लिखना है एक जगह पे। ठीक है, मैंने भी लिखे हुए हैं ये सारे पैटर्न्स, तभी मेरे को याद है और तभी मैं 2024 में जाके इनको लगा के आया था। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि मेरे को 100 क्वेश्चन आते थे, किसी को भी 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैक्सिमम जो अच्छा पढ़ने वाला है उसको 40 क्वेश्चन आते होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन करता है वो सब इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे करता है। ठीक है, तो आपको भी इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।